हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम के जैन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड अप, तो आज हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम क्वाइट आई कैन से कि इजी है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग तो है ही है। तो आपको बॉटनी से ही परहेज है तो प्लीज zoology से नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा चैप्टर है, आराम से पढ़ना। और आई थिंक आधे से ज्यादा काम तो अभी हम स्टार्टिंग में कर लेंगे अपने एक दो लेक्चर में। अब इन चैप्टर्स को बहुत सारे लोग बोलते हैं रट्टा लगा लगा के याद होते हैं। भैया हम रट्टा नहीं लगाएंगे, हम पूरा इसको तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की फॉर्म में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हम पढ़ते जा रहे हैं, माइंड में कॉन्सेप्ट आता जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअसली हमें लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भी लेक्चर आपका स्किप हो गया तो कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी, कॉन्सेप्ट बीच में ब्रेक हो जाएगा। फिर इधर 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 कहीं से भी जोड़ते रहो बेटा। जिस भी टीचर के वीडियो आप देख रहे हैं उसको प्लीज कंटिन्यूटी में देखिए। एटलीस्ट एक चैप्टर तो कंटिन्यूटी में देखो ना। कोई और देखना है तो दूसरे का देखो। अगर एक शुरू किया है तो उसको प्लीज एंड भी करना, तभी मजा आएगा। एट द एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मैम हमें एनसीईआरटी समझ में आ रही है और हमें चैप्टर भी समझ में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में बेटा इट इज दी लास्ट 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 किंगडम ऑफ दी विटेकर। द वेरी फर्स्ट किंगडम वाज क्या था? दैट वाज मोनेरा, जिसके अंदर हमने किसको रखा था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को। उससे नेक्स्ट इवॉल्व हुआ कौन? क्या बन गया था? प्रोटिस्टा, जिसमें हमने रखा था यूनिसेलुलर ही थे बट नाउ यूकैरियोट्स। मोनेरा में कौन थे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। और एनिमेलिया में भी क्या आ जाएंगे? चलिए लिखते हैं। एनिमेलिया में भी क्या आएंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। और कैसे आएंगे? यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर होने चाहिए और यूकैरियोटिक होने चाहिए। अब इसका मीनिंग समझाने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। इतने सारे किंगडम्स आप पढ़ के आए हैं तो मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट का मीनिंग आपको जरूर से पता होगा, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? फर्दर चलते हैं। अब एनिमल्स हम किनको बोलते हैं बेटा? एनिमल्स होने के लिए, जैसे प्लांट होने के लिए क्या जरूरी थी? सेल वॉल की प्रेजेंस मस्ट थी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेल वॉल होना चाहिए। अगर सेल वॉल आ गया तो हम उसको प्लांटी में रख देंगे। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिशन वाइज देखेंगे, एनिमल्स वो होते हैं बेटा जिनका क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है इनके पास? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या इसका मीनिंग जानते हैं? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय देमसेल्फ, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। और हेट्रोट्रोफिक में भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स का? मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स का, दैट इज होलोजोइक। कौन सा मोड है? होलोजोइक। होलोजोइक में हम क्या करते हैं? वी एनगल्फ आवर फूड। एनगल्फ ही तो करते हैं ना। चपाती ली, कुछ भी आप खा रहे हैं तो यू जस्ट टेक अ बाइट, है ना? एक स्लाइस लिया, उसका बाइट लिया और उसको आप एनगल्फ कर गए अंदर। तो होलोजोइक मोड है मेजोरिटी में। तो उसमें हम क्या करते हैं? एनगल्फ दी फूड। तो फूड को हम एनगल्फ करते हैं। तो वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। कैसे टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स? होलोजोइक मोड वाले हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इसके अलावा वी आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या है हमारे अंदर? मूवमेंट प्रेजेंट है। we can move from one place to the another except some, except the sedentary, है ना? can move, ऐसे लिख लीजिए, can move from one place to another except sedentary animals। क्योंकि बहुत सारे बेटा हमारे एनिमल्स हैं जो एक ही जगह पे फिक्स्ड हैं टू दी सबस्ट्रेटम, जिनको हम सिडेंट्री बोलते हैं या सेसाइल बोलते हैं। वो मूव नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पे खड़े हैं ऐसे। उनका बेस जो है दैट इज कहाँ पे है? अटैच टू दी सबस्ट्रेटम है। और वो जो बेस वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एबोरल सरफेस। और जो उनका ये ऊपर वाला जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है, इधर उधर जो घूमता है चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एबोरल।
उसके अलावा क्या है यहाँ पे, और एनिमल्स को हम क्या लिखते हैं? एनिमल्स के अंदर सेंसेस प्रेजेंट होती हैं। ग्रोथ तो है ही, देखो ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, वो तो पीछे भी चल रहा था, प्लांट्स में भी था, फंगस भी शो कर रहे थे, है ना। तो मूवमेंट हो गई, एक इनमें नया चीज, और नई चीज क्या है यहाँ पे? और नई चीज है बेटा, हाँ हाँ हाँ, एक पॉइंट और है, मैं खुद भूल गई क्या, नहीं नहीं, हाँ, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगी कि हमारे पास क्या होगा एनिमल्स के पास? sensory cells and nerve cells. Presence of sensory and nerve cells. पर इसमें भी लिख लीजिए एक्सेप्ट, किन में नहीं होता? एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के पास बेटा ये इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास सेंसरी सेल और नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है, बाकी सभी एनिमल्स के पास हैं। तो ये बड़े कॉमन से फीचर हैं सॉरी, जो सभी को पता होते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स को जो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और हिट्रोट्रॉफिक हैं, तो ऐसे एनिमल्स के लिए हम एक टर्म भी यूज करते हैं। हम एनिमल्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज मेटाजोआ। क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। तो ये सारा का सारा ग्रुप, मेटाजोआ बोलने के लिए क्या चीज जरूरी है? उनका मल्टी सेल्यूलर होना जरूरी है, उनका यूकैरियोटिक होना जरूरी है अगर आपको मेटाजोआ बोलना है, और उनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या होना चाहिए? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मस्ट। क्या होना चाहिए? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये तीन चीजें अगर प्रेजेंट है किसी भी एनिमल में तो उनको हम बोलते हैं मेटाजोआ। और मेटाजोआ को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बेटा इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं पैराजोआ और एक होते हैं यू मेटाजोआ। कौन है? मेटाजोआ को अभी हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, पैराजोआ और या प्रोटोजोआ। पैराजोआ लिख लीजिए, या ज्यादा अच्छी टर्म इसके लिए क्या है? दैट इज प्रोटोजोआ। और दूसरे कौन है? यू मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ कौन है? ये वाले जो सबसे सबसे प्रिमिटिव टाइप के हैं। क्या है? प्रिमिटिव है, कोई खास इनके अंदर एवोल्यूशन नहीं हुई, सबसे पुराने टाइप के हैं, बेचारों में एडवांसमेंट नहीं है कुछ भी, इसीलिए मतलब कि लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट जीरो है इनमें। तो प्रिमिटिव इनमें सिर्फ कौन आते हैं? स्पॉन्जेस। और स्पॉन्जेस को पता है ना कौन से फाइलम में हमने रखा हुआ? दैट इज पॉरीफेरा। आप थोड़ा सा पीछे ये पढ़ के आए हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में। और उसके बाद यू मेटाजोआ में कौन आता है? स्पॉन्जेस से लेके और बाकी सारे के सारे जितने भी बाकी फाइलम्स हैं। कौन कौन से फाइलम बच गए हमारे पास? हमारे पास आ गए नाइजेरिया से लेके टिल कोरडेटा। ये सारों को हम क्या बोलते हैं? यू मेटाजोआ। सिर्फ इनको नहीं हम बोलते, इनको हम बोलते हैं पैराजोआ या प्रोटोजोआ। किनको? स्पॉन्जिस को। स्पॉन्जिस का ही दूसरा नाम भी मैं लिख देती हूँ, दैट इज पॉरीफेरा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर? वी विल स्टडी अबाउट दी एनिमल्स। और एनिमल्स को क्या करेंगे, कैसे स्टडी करते हैं? अभी पिछले ग्रुप्स, हम पिछले फाइलम कैसे पढ़े हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और फिर हर एक ग्रुप के हम क्या करने लग जाते हैं? फीचर स्टडी करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। यही तो हमने ट्रेंड किया था ना प्लांट किंगडम में, तो सिमिलर ट्रेंड हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब क्या है? किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के नीचे, जैसे वहां पे क्या था पिछले लेक्चर्स में? क्या था? किंगडम था प्लेंटी। तो उसके नीचे जब हम डिवाइड करते थे प्लांट्स को, तो हम किस में डिवाइड करते थे? इनटू डिविजन्स। कौन सी डिवीजन थी? डिवीजन 1 वाज एल्गी, 2 वाज ब्रायो, 3 वाज टेरिडो, 4 वाज जिम्नो एंड 5 वाज एनजीओ। तो 5 डिवीजन्स में हमने उनको क्लासिफाई किया, और फिर ईच डिवीजन को फर्दर हमने क्लासेस में किया। जैसे एल्गा था, फाइलम हो गया किंगडम हो गया प्लांटी, डिवीजन हो गया एल्गी, और उसके अंडर क्लास कौन सी होगी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सिमिलरली हमने ब्रायोफाइट्स को भी किया था, किसमें? लिवरवर्ट्स में और मॉसेस में। ऐसे ही हमने टेरिडोफाइट्स को किया था, लाइकोप्सिडा, ये सीडा,
फलाना, और जो उसके अलावा जो बचे हमारे पास जिम्नोस्पर्म, उनमें हमने नीटेल्स पढ़े, साइगैडोफिलिकेल्स, इन सब में किया था ना, वो सारी अभी बात करने की जरूरत नहीं है। और एंजियोस्पर्म्स को सिर्फ 2 में ही करते हैं, मोनोकोट डाइकोट, जो मैं बताया नहीं था पर उसमें अभी जरूरी नहीं है, वो आगे अभी चैप्टर हमारा बहुत लंबा चलेगा आगे 11th में भी और 12th में भी। सिमिलरली एनिमल किंगडम में हम लोग क्या करने वाले, किंगडम कौन है, एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया के नीचे क्या बनाएंगे, डिवीजन, डिवीजन बनाएंगे ना। हाँ, जो लेक्चर सुन के बोल रहे ना, हाँ हाँ, अपने आप को एक एक स्लैप करो भैया, डिवीजन नहीं होता, मैंने कहा था एनिमल्स के केस में हम क्या बनाते हैं, फाइला, फाइलम्स की बात करेंगे। भूल गए, न्यूमोनिक याद करवाया था, एक क्या, कीप दी डिशेज और क्या, पोट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, लिखवाया था ना ये सारा। इसमें से हमने वो किंगडम हो गया हमारे पास, फाइलम हो गया, डिवीजन हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब कुछ हमने लिख लिया था। तो वहां से अब देखो किंगडम क्या है, एनिमेलिया। किंगडम के नीचे क्या होगा, प्लांटी में तो होता था डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन की बजाय हम क्या टर्म यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे फाइलम। तो किंगडम एनिमेलिया को हमने कितने फाइलम्स में क्लासिफाई किया हुआ है, कितने फाइला हैं एनिमल किंगडम के, देयर आर 11 फाइला। प्लूरल है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग डाउन फाइला। अगर एक की बात करूंगी दैट विल बी अ फाइलम, MLUM, फाइलम। तो क्या फाइला है, अब हम क्या करेंगे, विटेकस ने दी हुई है बेटा सारी की सारी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का पैटर्न उन्होंने क्या रखा था, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी ट्रेंड पे बेस्ड है। तो उन्होंने जो सबसे पुराने वाले हैं, सबसे प्रिमिटिव सबसे नीचे, और आगे 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 एडवांस 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 और हाईली एडवांस सबसे लास्ट में, यही करते आए हैं ना। क्योंकि सबसे सबसे प्रिमिटिव कौन था, मोनेरा, सबसे पहले पढ़ लिया। उसके बाद थोड़ा एडवांस कौन आया, प्रोटिस्टा, उसके बाद पढ़ा, उससे एडवांस आई फंगस, उससे एडवांस आई प्लांटी, और उनसे सबसे एडवांस आ गए एनिमल्स। तो अब एनिमल में भी जब हमने पढ़ना है तो सारी क्लासिफिकेशन, जितने भी आप अभी तक किंगडम्स पढ़ के आए हो, सब में बेटा जो भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ी है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड पे कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। ऐसे ही अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं तो यहाँ पे 11 फाइला में हमने इसको क्लासिफाई किया है। अब उन 11 फाइला को ऐसे नहीं याद रखना, इधर से नेम इधर से नेम, नहीं, देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम लर्न करेंगे। जैसे प्लांटी में किया था ना, सबसे प्रिमिटिव थी एल्गी, एल्गी से आगे एडवांस आए ब्रायो, ब्रायो के बाद आई टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एनजियो। यहाँ पे भी सबसे पहला जो फाइलम आता है, सबसे फर्स्ट फाइलम कौन है हमारे पास, दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे प्रिमिटिव है, सबसे सिंपल है, इसमें आते हैं स्पॉन्जिस। पोरीफेरा के बाद सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा के बाद हमारे पास आ गया नाइडेरिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दी सीलेंटेरेटा। थर्ड हमारे पास आ जाता है बेटा, दैट इज टीनोफोरा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेटी हेलमिन्स। फिर हमारे पास आ जाता है हेलमिन्थीस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनेलिडा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोलस्का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकाइनो डर्मेटा। उसके बाद इधर लिख रही हूं मैं कॉन्टिन्यूटी में, फिर आ जाता है हमारे पास हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्डेटा। तो कितने फाइला हो गए, देखो काउंट करो इनको, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो हमने पूरे एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में क्लासिफाई किया हुआ है, और ये सीक्वेंस आपको हमेशा लर्न करना है, क्योंकि ये क्या सीक्वेंस है, ये सबसे पहले आए, इसके बाद ये आए, एवोल्यूशन इनका हुआ, फिर ये आए, फिर ये उनसे एडवांस, उनसे 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 उनसे, और हाईली एडवांस कौन सा फाइलम है, दैट इज कॉर्डेटा, जिससे हम बिलोंग करते हैं। वी ह्यूमन बींग्स, हम कहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में, वी आर दी मोस्ट एडवांस्ड ऑफ ऑल। गॉट इट। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इनको की क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहा होगा, इनको कैसे क्लासिफाई किया कि कौन एडवांस है,
कौन उससे लेस एडवांस है, कौन मोर एडवांस है, कौन किसके बाद आएगा, कौन किससे पहले आएगा। तो ये पूरा का पूरा हम कह रहे हैं ना, हमने एवोल्यूशनरी पैटर्न के हिसाब से इनको आगे पीछे लगाया है कि ये पहले आया, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये मतलब 1 पहले आया, देन 2 3 4, ये पूरा सीक्वेंस वही है। तो क्या क्लासिफिकेशन का इसके ये ऐसा सीक्वेंस लिखने के पीछे बेसिस क्या रहा होगा क्लासिफिकेशन का? तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चलो हम पढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी ये 1 to 10 है, जितने भी फाइलम है 1 to 10 फाइलम, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज नोन कोडेटा। क्या बोलते हैं? नोन कोडेट्स। और 11 का तो नाम ही है कोडेटा, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? कोडेट्स या कोडेटा। तो 1 to 10 वालों को, 1 to 10 वालों को मतलब पॉरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा वालों को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडेट्स। क्यों बोलते हैं इनको नॉन कोडेट? क्योंकि बेटा इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये नाम कहां से पड़ा, पहले वो नाम सुन लो। नॉन कोडेट्स का मतलब क्या है? दे डू नॉट हैव नोटो कोड। अब ये नोटो कोड क्या होती है मैम? ये ना एक बेटा रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे हमारी पीछे पीठ के ऊपर, जब हम मदर के वॉम में थे, हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, हम एम्ब्रियो थे, एम्ब्रियो से हम फीटस बन रहे थे, तो ये जो स्ट्रक्चर था ना रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट था पीठ पे, पीछे बैक पे। लेकिन जैसे 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 फिर हम डेवलप हुए फर्दर, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड, ये रिप्लेस हो गई बाय दी वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर नोटोकोड आप कहोगे मैम हमें तो प्रेजेंट नहीं है, फिर आपने कैसे लिख दिया? कोडेट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर नोटोकोड क्या होगी? प्रेजेंट। अब मैम ने कहा है कि हमारी तो रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम से और हम तो कोडेट हैं, फिर भी वो हम कोडेट क्यों है कि नोटोकोड लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, चाहे वो एडल्ट स्टेज है, या कोई भी स्टेज, मतलब लाइफ की किसी भी लार्वल स्टेज में, किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज में बस ये होना चाहिए कहीं ना कहीं प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट है नोटोकोड, चाहे लार्वा में प्रेजेंट थी, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थी, या भी परसिस्ट कर रही है इन दी एडल्ट, मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट तो थी ना, तो हम उनको बोलेंगे कोडेट्स। और जिनमें कभी भी प्रेजेंट थी ना, कभी भी नहीं थी प्रेजेंट, मतलब ना लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट थी, ना उनके किसी एम्ब्रियोनिक फॉर्म में प्रेजेंट थी, कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट थी, तो उन सबको हम बोलते हैं कौन? नॉन कोडेट्स। समझ में आ गया? इसीलिए 1 to 10 हेमी कोडेटा तक हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडेट्स। और उसके बाद कोडेटा, कोडेटा तो है ही कोडेट्स का फाइलम। तो इन सबको क्लासिफाई करने के पीछे क्या रहे थे? देयर आर सेवरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा अगर आपने पढ़ लिए ना, आप ये सोचो आधा चैप्टर आपने जीत लिया, क्योंकि हर एक फाइलम की जब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे 1 by 1 तो इन्हीं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे करेंगे। और यही मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रही हूँ। देखो आंख बंद करके जब मैं फाइलम लिखूंगी ना, हैबिटेट लिख दिया, हैबिट लिख दिया, उसके बाद यही लिखेंगे उसका बॉडी प्लान कैसा है, सिमेट्री कैसी है, उसमें सीलोम है या नहीं है, वो डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसमें सेगमेंटेशन कैसा है, ये सभी चीज़ों की बात करेंगे। और यही जो चीज़ें मैंने बोली ना, दीज आर दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है? जैसे सबसे पहले है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जैसे हमारे पास आ जाता है दैट इज कि वो सिमेट्री कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर उसके पास प्रेजेंस ऑफ द जर्म लेयर्स कितनी है, 2 है या 3 है। उसके बाद हमारे पास सीलोम। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी, digestive and reproductive systems and reproductive systems। उसके अलावा आ जाएगा बेटा प्रेजेंस और बॉडी प्लान आ जाएगा एक। उसके अलावा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। उसके अलावा सेगमेंटेशन, है ना। अगर कोई और छूट गया होगा तो हम बीच में उसको कवर अप कर लेंगे। तो दीज आर सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
कि जैसे सिमेट्री है, सिमेट्री भैया एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो वो रेडियली सिमेट्रिकल है या बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर का बना हुआ है कि 3 का बना हुआ है, इज इट डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है तो किस टाइप की है, स्यूडोसीलोम है या असली वाली यूसीलोम है, यूसीलोम है तो वो शाइजोसीलोम है या एंटीरोसीलोम है। तो इस तरह के ये कुछ बेसिस हैं कि ऐसा होगा तो इसको इसमें डाल दो, ऐसा होगा तो उसको इस वाले फाइलम में डाल दो। तो ये जो फाइलम्स को हमने क्लासिफाई किया, मतलब एनिमल्स को इनटू 11 फाइला जो हमने क्लासिफाई किया है, उस क्लासिफिकेशन का बेसिस ये कैरेक्टर्स लिए थे, मेन बेसिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा मुद्दा क्या शुरू होता है अभी इन 2 लेक्चर्स के अंदर, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर के अंदर बेटा हम ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए हमारा एनिमल किंगडम का आधा काम हमने कर लिया। तो क्या करेंगे, हम एक एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ रहे हो बेटा किस चीज की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसकी जो बॉडी है वो किस चीज की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है, या सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यूज बन चुके हैं, या टिश्यूज आपस में कंबाइन करके ऑर्गन बन चुके हैं और ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम, मतलब किस लेवल पे है अभी उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमारे पास 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट का मतलब समझ रहे हो कि बॉडी अभी क्या है, सेल्स अभी आपस में मिलके टिश्यूज नहीं बनाई हैं, मतलब जो बॉडी है वो क्या है, सेलुलर ही है। लेकिन उन सेल्स के अंदर क्या है, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल। जो बॉडी है, बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लस्टर ऑफ सेल, एग्रीगेट ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म बॉडी, कि बहुत सारी सेल हैं बस वो इकट्ठी रह रही हैं तो वो दैट इज दी ऑर्गेनिज्म। बताएंगे अभी इनका एग्जांपल, स्पॉन्जिस में होता है ऐसा। जब स्पॉन्जिस पढ़ाऊंगी ना उनका, जब आपको बस सारा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाऊंगी कि उनका सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। ठीक है, तो सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है, अभी सेल्स हैं और अलग अलग काम भी कर रही हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ और मैं भी ऐड करूंगी यहाँ पे क्या, कि थोड़ी सी स्लाइट डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। हम क्या सोचते हैं, सेल्स इंडिविजुअल पड़ी हुई है तो हर सेल अपना खुद का सारा काम कर रही है, नहीं, सेल्स का पूरा गुच्छा पड़ा हुआ है और उन सेल के गुच्छे ने क्या कर रखा है कि भैया ये काम आप कर लीजिए, ये हम कर लेंगे, ये 5-7 सेल हम ये कर लेंगे, ये हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे। तो अ स्लाइट स्लाइट division of labor is present, slight division of labor क्या होगी यहाँ पे, प्रेजेंट होगी। तो सेलुलर लेवल पे या सेल एग्रीगेट लेवल पे ऐसा नहीं सोचना है कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है प्रेजेंट। अभी बॉडी क्या है, सेलुलर ही है, वो सेल्स ऑर्गेनाइज होकर अभी टिश्यू नहीं बनाने शुरू किए हैं, मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल सा। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है हमें बेटा, ऐसा हमें देखने को मिलता है फाइलम पोरीफेरा में। और पोरीफेरा में हमने किनको रखा हुआ है, स्पॉन्जेस। अब अगला लेवल क्या आ जाता है बेटा, सेल्स अब धीरे धीरे एग्रीगेट होके, एवोल्यूशन में उन्होंने क्या किया, अभी तो अकेले के लिए सेल्स का गुच्छा था, बस वही ऑर्गेनिज्म था। अब इन सेल के गुच्छों ने क्या किया, चलो इकट्ठा इकट्ठा होते हैं और हम टिश्यूज बनाना शुरू करते हैं। तो अगला क्या आ गया, दैट इज टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में आपको पता है क्या होगा, सेल्स aggregate to form tissues। एक तरह की सेल्स के गुच्छे ने कि हम ये वाला टिश्यू बना रहे हैं, अलग तरह की सेल के गुच्छों ने हम ये वाला टिश्यू बना रहे हैं, तो टिश्यूज बनने शुरू हो गए अब बॉडी के अंदर। और ऐसा कहाँ पे प्रेजेंट है टिश्यू लेवल, इसका एग्जांपल बेटा आप लिख लीजिए फाइलम नंबर 2 and 3, दैट इज नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। टीनोफोरा कि टिश्यूज बनने शुरू हो गए। अब टिश्यूज से नेक्स्ट लेवल क्या होगा, अब टिश्यूज जब थोड़ी एवोल्यूशन और हुई, टिश्यूज भी आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, ऑर्गन लेवल।
अब बॉडी में क्या मिलेंगे? ऑर्गन्स। जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में हमें क्या दिखने शुरू हो जाएंगे? पहले तो बॉडी सिर्फ सेल्स की ही बनी हुई थी, फिर सेल्स ने धीरे धीरे टिश्यू बनाने शुरू कर दिए, जैसे नाइडेरिया और टिनोफोरा में हम लोग पढ़ेंगे। फिर टिश्यूज ने आपस में अरेंज होके क्या बनाने शुरू कर दिए? ऑर्गन्स। ठीक है, तो टिश्यूज गेट organized to form organs। लेकिन अभी इतने ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे कि इनमें आपस में सिंक्रोनी हो। सिंक्रोनी का मतलब क्या है? ऑर्गन्स अभी अलग अलग, हर ऑर्गन अपना अलग अलग काम कर रहा था, पर उनको आपस में ये नहीं पता था कौन क्या काम कर रहा है। तो उनमें एक तरह से कम्युनिकेशन गैप अभी था, तो उसको सिर्फ हम ऑर्गन लेवल बोलते हैं। और ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है किसमें? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड दी हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दी हाईली कॉम्प्लेक्स। पहले बिल्कुल पुअर, सिर्फ सेल्स की बॉडी बनी हुई है, फिर सेल्स ने क्या कहा, चलो धीरे धीरे जुड़ते हैं, टिश्यूज की बॉडी बनाते हैं। अब बॉडी के अंदर टिश्यूज आ गए, टिश्यूज से धीरे धीरे चलो हम ऑर्गन्स बना लेते हैं। अब ऑर्गन के बाद धीरे धीरे पूरा ऑर्गन सिस्टम्स बन गए। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? वो ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड भी है और साथ में क्या है? इंटरकनेक्टेड भी है। उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट इंटीग्रेशन। आप कहते हैं ना, वो जैसे हमने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कम्युनिकेटेड है। तो यहाँ पे क्या आएंगे? वेल डिवेलप्ड, वेल डिवेलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स। और वेल डिवेलप्ड ऑर्गन सिस्टम का मतलब पता है ना क्या वहां पे? और कैसे होंगे ये? इंटीग्रेटेड होंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब समझ रहे हो ना? एक सिस्टम, अब जैसे नर्वस सिस्टम का ही एग्जांपल ले लो, आपको भूख लगी है, तो वो सारा का सारा वो कहाँ से पता चलता है? आपके न्यूरॉन्स जाके अपने आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि भी फीलिंग हंग्री और कुछ खा लो। कहीं पे आपको पेन लगी है, या कुछ आपको कोई हाथ या पैर, कोई मसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना, माना मुझे अपना हाथ ऐसे हिलाना है, मुझे लिखना है, या मुझे यॉर्निंग करनी है, वट एवर, जो भी चीजें हैं, तो वो क्या कर रही है? हमारा एक सिस्टम दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो दूसरे को क्या भेज रहा है? सिग्नल्स भेज रहा है कि अब ये काम करना है, इसका आउटकम ये आना चाहिए। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड है सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ। तो ऐसा प्लान हमें, ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के ओन वर्ड सारे के सारे। कौन? दैट इज एस्क हेल्मिन्थ्स से लेकर टू कोडेटा तक। एस्क हेल्मिन्थ्स टू कोडेट्स। ये तो सबसे सिंपल कौन है? ये। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है? ये। तो ये क्या है? लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री क्या है? समझ रहे हो ना सिमेट्री का मतलब? कोई भी प्लेन से अगर किसी बॉडी को हम, एक प्लेन या एक से ज्यादा प्लेन से अगर हम किसी बॉडी को, प्लेन समझ रहे हो ना, एक्सिस, एक्सिस के थ्रू, किसी भी एक्सिस से, वन और मोर देन वन एक्सिस से अगर हम किसी भी बॉडी को इनटू टू इक्वल हाफ कट कर सकते हैं, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। तो बॉडी दो ही टाइप की हो सकती है बेटा, या तो बॉडी होगी एसिमेट्रिकल, या बॉडी होगी बेटा सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? इफ बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन्स। इफ the body of organism can never be cut into two equal half in any plane।
किसी भी प्लेन से काट के देख लो, वो बॉडी आप दो इक्वल हाफ में काट ही नहीं सकते। और सबसे सुपर हीट एग्जाम्पल यहाँ पे पता है किसका दिया जाता है? वैसे अमीबा यहाँ से बिलोंग तो नहीं करता। कहाँ पे पढ़ा था हमने अमीबा को? सार्कोडीन्स में पढ़ा था। कहाँ थे सार्कोडीन्स, याद है? जो हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी सिर्फ समझाने के लिए, हम लिख देते हैं जैसे अमीबा की बॉडी है। अब इसको यहां से काटो, चाहे यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, कहीं से भी काटो, दैट कैन नेवर बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल बॉडी। और यहाँ पे एग्जांपल पता किसका आ जाएगा? क्योंकि हमें तो एनिमल किंगडम की बात करनी है, तो अमीबा को मैं एग्जाम्पल नहीं लेके चलूंगी, सिर्फ समझाने के लिए बताया। एक्चुअल में एग्जाम्पल यहाँ पे कौन है? एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जो है कोई भी सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब आ जाइए आप सिमेट्रिकल पे। सिमेट्रिकल कौन होते हैं? विच कैन हुज बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन प्लेन और मैनी प्लेन्स। ठीक है, तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय बाय। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं। क्या? अगर तुम मैनी प्लेन से कट कर सकते हो, अगर तो बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन के थ्रू आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये दिखाया है। एग्जाम्पल किसका आ गया? ये हाइड्रा का है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी क्या है? ये टेंटिकल्स। इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, जहां मर्जी से इसको आप काटो, इसकी टू इक्वल पार्ट ही आएंगे बॉडी के। तो इसकी बॉडी को हम मोर देन वन प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन में इक्वल हाफ में, इधर से काटो तो भी इक्वल हाफ में कट रहा है, इधर से काटो तब भी, ऐसे काटो तब भी, ऐसे काटो तब भी। तो अगर आप मोर देन प्लेन, मोर देन वन प्लेन का यूज कर रहे हो बॉडी को टू इक्वल हाफ में काटने के लिए, और हर बार आपके पास दो इक्वल हाफ आ रहे हैं, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? दैट बॉडी इज नोन एज रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल। तो कैसी सिमेट्री होगी उनके पास? रेडियल सिमेट्री होगी। और ये किन में देखने को मिलती है बेटा? जिनकी बॉडी क्या होती है? थोड़ी सर्कुलर होगी, डिस्क लाइक होगी। कैसी बॉडी होगी? डिस्क लाइक या सर्कुलर बॉडी होगी या सिलेंडर लाइक बॉडी होगी। मैं थोड़ा एक हिंट दे रही हूँ आपको कि थोड़ा आपको समझने में इजी हो। तो रेडियल सिमेट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऐसे। और दूसरी चीज क्या होती है मैं बताती हूँ, ये रेडियल या सर्कुलर सिलेंडर लाइक क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा सीडेंटरी। सीडेंटरी का मीनिंग समझते हो? अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। ये वाला हिस्सा जो है हमेशा के लिए नीचे जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा नीचे जुड़ा, बस ऊपर वाला हिस्सा जो है ये मूव कर सकता है। दिस इज द ओरल सरफेस, दिस इज द एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, अटैच्ड है टू दी सबस्ट्रेटम। और ये वाला क्या है? फ्री वाला एंड है। तो फ्री वाले एंड पे क्या दी हुई है भगवान ने? अब क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, ना इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, मूव तो कर नहीं सकता, सीडेंटरी है, सेसाइल भी बोलते हैं हम इसको। तो नेचर ने उसको क्या प्रोवाइड कर दी? टेंटेकल्स या आर्म्स। कि भैया अब आप तो भाग नहीं सकते, तो आपका फूड ऐसे आपके सामने से निकलना नहीं चाहिए, या आपका प्रीडेटर आ रहा है आप बच नहीं सकते, तो उसको क्या, किस चीज से फैसिलिटेट किया हुआ है? टेंटेकल्स दी हैं, या किसी तरह की आर्म्स उसको दी हैं, है ना। किसी भी तरह के आप कह सकते हो कि क्या बोले, मतलब समझ रहे हो ना, कि अपेंडेजिस उसको प्रोवाइड की हुई है ओरल सरफेस पे, ताकि उसका फूड आगे हो, पीछे हो, साइड में हो, कहीं पे भी जाके वो लपक के ले आए। समझ गए? तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अटैच वालों की बॉडी यूजुअली इसलिए सिलेंडर लाइक होती है या गोल होगी, तो इन टेंटेकल या अपेंडेजेस की प्रेजेंस की वजह से इसको कहीं से भी काटेंगे, दीज विल बी कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय इन मोर देन वन प्लेन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। और अगर इसका एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे किसका? एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक तो नाइडेरिया का मतलब सीलेंट्रेट, एक आप लिख लीजिए टीनोफोरा का, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, पता है किसका? एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। किसका? एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। एडल्ट एकाइनोडर्मेटा।
एकाइनोडर्म में पता कौन है? स्टारफिश, 5 टांगों वाली, ऐसे वाली स्टारफिश होती है ना। अब इसको इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर तो मोर देन वन प्लेन आप इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हो। तो जो एडल्ट एकाइनोडर्मेट है, अब एकाइनोडर्मेटा देखो देखो देखो, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एकाइनोडर्मेटा कहाँ आया था। हम बात करें नाइडेरिया की और टीरानोफोरा की, और एकाइनोडर्मेटा आया नंबर 9 पे। इनके एडल्ट की सिमेट्री देखो कितने पुरानों जैसी है, नाइडेरिया और टीनोफोरा जैसी है। याद रखना इसको, दिस इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इसमें एक चीज और याद करवाऊंगी अभी कि इसका जो लार्वा है ना वो बड़ा चालाक है। वो कैसा है? चलो पहले यहाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। अगर बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ इन ओनली वन प्लेन, बाय मैनी प्लेन, ओनली बाय, अरे ओनली बाय वन प्लेन, कि एक ही एक्सिस से अगर आप उसको 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हो, जैसे हमारी बॉडी है। अगर हम अपने आप को बीचों बीच ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से काटे तो हमारे 2 इक्वल हाफ आएंगे। एक आंख इधर, एक इधर, एक बाजू इधर, एक इधर, एक टांग इधर, एक टांग इधर, एक कान इधर इधर, है ना, समझ रहे हो ना? तो 2 इक्वल हाफ। लेकिन अगर इसी बॉडी को मैं ऐसे काटूं ट्रांसवर्सली बीच में से, तो नीचे 2 टांगे आएंगी, ऊपर बाकी का सामान आ जाएगा। या ऐसे काटूं, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे की बजाय मुझे काटना तो ऐसे चाहिए ना अपने आप को सीधा, और मैं ऐसे काट रही हूँ पतले पतले 2 स्लाइस, उसमें भी क्या आ जाएगा? पीछे बम आ जाएंगे, आगे हमारा क्या आ जाएगा? मेमोरी ग्लैंड्स आ जाएंगी। इधर आंखें और सारा सेंसरी सिस्टम आ रहा है, पीछे सिर्फ क्या आ रही है? खोपड़ी खाली है ना, समझते हो ना क्या कहना चाह रही हूँ? तो 2 इक्वल हाफ में सिर्फ हम एक ही प्लेन से जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बायलेटरल सिमेट्री। क्या होगी वो? बायलेटरल सिमेट्री होगी। तो सिर्फ एक ही प्लेन में बॉडी को 2 इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। सिर्फ एक ही प्लेन में इसकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में काटोगे। अगर यहाँ से काट दोगे बेटा क्या होगा? उधर ये चले गए स्ट्रिंग्स, इसके आगे इसके पैर रह गए। ऐसे काटोगे तब भी बात नहीं बनेगी, ऐसे काटोगे तब भी नहीं। सिर्फ एक ही पॉसिबल प्लेन में इसकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है। या इसको, ये तो रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है क्योंकि डिस्क लाइक बॉडी है, सिलेंड्रिकल है या ट्यूब लाइक है ना, इसीलिए ये रेडियली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरल सिमेट्री में एग्जांपल्स क्या होंगे मैम? लिख लीजिए बेटा, एग्जांपल्स में क्या होंगे। इसको निकाल देते हैं बीच में से, एडल्ट को। यहां से शुरू हो जाओ अब आप। टीनोफोरा से अगले आगे वाला कौन आता है? प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ से लेके 2 कोऑर्डेटा तक, 2 कोऑर्डेट्स। प्लेटी हेलमिंथीज 2 कोऑर्डेट्स, लेकिन साथ में क्या ऐड कर लेंगे? प्लस लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म्स, लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा। देखो लार्वा कितना एडवांस है, एडवांस वाली सिमेट्री दिखा रहा है। और जो खुद जो एडल्ट था, एडल्ट कहाँ है? बड़ी प्रीमिटिव टाइप की, क्योंकि रेडियली सिमेट्रिकल होना क्या है? प्रीमिटिव टाइप की सिमेट्री है। प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका रैंक अभी लोअर है, दूसरे या तीसरे नंबर पे ये फाइलम है, नाइडेरिया और टीनोफोरा। उनके साथ 9वें नंबर का एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। एडल्ट की सिमेट्री पुरानी है, और जो लार्वा है इट इज मच एडवांस। वो क्या दिखा रहा है? एडवांस एनिमल्स वाली सिमेट्री दिखा रहा है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो इस एक्सेप्शन को याद रखना बेटा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 बार। अब ये जो बायलेटरल सिमेट्री है ये मैम कैसे हो गई? कैसे हो गई? जब उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई। क्योंकि देखो एक चीज यहां से एक चीज और सीखो, ये जो रेडियली सिमेट्रिकल थे, रेडियली सिमेट्रिकल कौन होते हैं? जो क्या होंगे? सीडेंटरी होंगे, अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, फिक्स होगी उनकी बॉडी, दे कैन नॉट मूव एनीवेयर। लेकिन रेडियली सिमेट्रिकल वो, बायलेटरली सिमेट्रिकल वो है जिनमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई, मतलब वो चलना शुरू हो गए। मूव करोगे, मूव करने के लिए कोई डायरेक्शन तो चाहिए। अब किस डायरेक्शन में मूव करना है वो कौन बताएगा? उसके लिए क्या होता है? एक एंटीरियर की, अगर हम इधर बढ़ रहे हैं, अगर हम इधर से चल रहे हैं, माना कोई वॉर्म है, अगर वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो हम इसको इसका इंटीरियर पोर्शन कहेंगे। अगर वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये इंटीरियर हो जाएगा। पता है ना, जिधर को हम चलते हैं वो हमारा इंटीरियर पार्ट होता है। क्यों हम उस तरफ चलते हैं? क्योंकि हमारे पास वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी ऑर्गन की, भैया इधर जाना है या इधर जाना है। समझ रहे हो? हमें कौन गाइड करता है कि आगे की तरफ बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है? हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एंटीरियर पार्ट पे बॉडी के सेंसरी स्ट्रक्चर्स।
अब उन सेंसरी स्ट्रक्चर के साथ साथ जब माउथ पार्ट भी आके लग जाते हैं उसी एंटीरियर पार्ट पे, तो वो पूरा क्या बन जाता है, एक हेड। और इस हेड की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, सीफेलाइजेशन। सीफेलाइजेशन। तो जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है उनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेफेलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन जरूर होगा। सेफेलाइजेशन का मतलब क्या है, हेड फॉर्मेशन। और हेड फॉर्मेशन समझ गए ना, साइड में लिख लेना, सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे प्लस माउथ पार्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो वो उनका क्या बन गया, पूरा एक हेड बन जाएगा। तो इनमें हेड फॉर्मेशन। अब आप कहोगे ये क्या बताने वाली, हाँ बेटा, अभी ये भाई यही जो कैरेक्टर हम लेंगे ना, फाइलम दर फाइलम, एक एक फाइलम जब आगे बढ़ेंगे, इन छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान रखना है कि जब हेड प्रेजेंट ही नहीं है तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि वो चीज बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ये बहुत सारे पॉइंट अभी आगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, एक बेसिस बना रहे हैं जिसको हम आगे जाके बुनाएंगे, मजा करेंगे इसके बेस पे, देखना सारे फाइलम हम ऐसे पानी की तरह पढ़ लेंगे। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल एवोल्यूशन में बायलेटरल सिमेट्री क्या है, हाईली इवोल्व्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या हो चुकी है, सेफेलाइजेशन। तो सेफेलाइजेशन की वजह से उनके सेंसरी ऑर्गन उनको कह रहे हैं आगे चलो, तो मूवमेंट उनमें आ गई, आगे वो मूव करना शुरू हो गए, और जो आगे मूव करेंगे मतलब वहां हेड बन गया, पीछे वाला पोर्शन क्या हो गया, टेल या पोस्टीरियर पोर्शन। तो दो अलग पार्ट तो हो ही गए ना, तो बॉडी को एक ही प्लेन से सिर्फ आप 2 इक्वल हाफ में काटोगे। माने ये कीड़ा था, इधर इसका सर बन गया, तो अब उसको ऐसे तो काट नहीं सकते, इधर हेड आएगा इधर टेल आएगी, कोई सेंस नहीं बनी, 2 इक्वल हाफ नहीं है, तो एक ही पॉसिबल प्लेन है। ऐसे काटो जैसे हम है ना, अगर मैं लंबी लेट जाऊं तो मुझे तब भी आप कैसे काटोगे, ऐसे ही काटोगे ना, बीच में से एक आर्म इधर, एक इधर, एक लेग इधर, एक इधर, एक कान इधर, इधर एक आंख, समझ गए। तो ये तो हो गया बेटा अबाउट दिस सिमेट्री। और यहाँ पे मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, देखो ये बहुत छोटी चीजें हैं, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल सबको पता है, सबको पता है, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को पता है। हमें यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखने हैं ये एग्जाम्पल कि एसिमेट्रिकल पूरे एनिमल किंगडम में कौन है, स्पॉन्जिस है। बायलेटरली सिमेट्रिकल कौन है भैया, ये 3 है। और बायलेटरल सिमेट्री किसके अंदर प्रेजेंट है, और क्यों वो रेडियल से बायलेटरली सिमेट्रिकल हुए, वो रीजन मैंने बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ द हेड लीड टू द बायलेटरल सिमेट्री। तो आप उसको अब किसी भी प्लेन में नहीं काट सकते, सिर्फ एक ही पॉसिबल प्लेन में इनटू 2 इक्वल हाफ यू कैन कट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी जर्म लेयर्स। अब ये जर्म लेयर क्या है, सबसे पहले तो बेटा इस चीज को समझिए, जर्म लेयर्स क्या होती हैं। देखो जब हम जाइगोट बने थे, जाइगोट पता है ना बेटा, जब मम्मी के एग से पापा का स्पर्म फर्टिलाइज उसको किया था, एग ने स्पर्म ने मम्मी के एग को, तो दोनों की फ्यूजन से क्या बन गया था, जाइगोट। जाइगोट में फिर क्या हो जाती है बेटा, डिवीजन शुरू हो जाती है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड, फिर ये बना बेटा 2 सेल्ड, फिर ये बना 4 सेल्ड, फिर ये बन गया 8 सेल, फिर ये बन गया 16 सेल्ड, ऐसे करते करते काफी सारी सेल स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बन गया एम्ब्रियो। और जब ये एम्ब्रियो बन जाता है ना बेटा, एम्ब्रियो बनने के बाद यहाँ पे क्या बनती है, कुछ सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होके क्या बना देती है। देखो एम्ब्रियो में क्या है, बहुत सारी सेल्स, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। तो वो सेल्स क्या करती हैं, वो डिसाइड करती है कि भैया ये जो गुच्छा है ना, ये आप 100 में से, माना ये 30 सेल, आप ये चीज बना लो, मैं ये बना लूंगी, फलाना ये बना लेगा। मतलब ये अपने आप को क्या कर लेती हैं, 3 जर्म लेयर में डिफरेंशिएट कर लेती हैं। तो एम्ब्रियो में क्या होती हैं, 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं, और वो 3 जर्म लेयर कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, mesoderm एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म का काम क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर बनाना, जैसे हमारी स्किन बना दी, सारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, हमारा ब्रेन होगी, स्पाइनल कोड हो गया, सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म ने क्या बना दिया, मस्कुलर टिश्यू बना दिया, सारा कनेक्टिव टिश्यू बना दिया। एंडोडर्म ने क्या बनाया, सारा गट विसरा, जो हमारी अंदर की ट्यूब्स हैं बॉडी की, वो सारा इसने बनाया। तो ये एक्चुअल में क्या है, एम्ब्रियो की ही तो सेल थी, वो डिफरेंशिएट हो गई। डिफरेंशिएट होने का मतलब है उन्होंने फंक्शन टेकअप कर लिया कि ये एक्टोडर्म है, मैं ये सारे ऑर्गन बना दूंगी, तो इसको हम बोलने लगे एक्टोडर्म। अब ये सारे ऑर्गन मैं बना दूंगी, अच्छा आप बना दोगे, चलो आपका नाम हो गया आज से मीजोडर्म। बचे हुए ये सारे जो ऑर्गन हैं ये मैं बना दूंगी, मैं हो गई एंडोडर्म। तो ये 3 क्या है, इन 3 को हम बोलते हैं जर्म लेयर, जिनसे हमारे सारे ऑर्गन्स बने हैं। तो हमारे जितने ऑर्गन है ना बॉडी के, हमारा ब्लड हो गया, हमारी स्किन हो गई, हमारे दांत हो गए, हमारे नेल हो गए, हमारे बाल हो गए, ईच एंड एवरी सेल टिश्यू ऑर्गन वट एवर वी हैव इन आवर बॉडी, ऑल फ्लूइड्स एंड दिस एंड दैट,
सब कुछ किस चीज का बना हुआ है? सिर्फ इन 3 जर्म लेयर से ही बने हैं ऑल दी ऑर्गन्स। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स बोलते हैं। तो अब ये जर्म लेयर बेटा यूनिवर्सली सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर तीनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हुई होती। जब एवोल्यूशन से पहले, जब अभी अभी प्रिमिटिव थे ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म में क्या है, किसी में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट थी, किसी में 3 प्रेजेंट थी। तो जर्म लेयर के बेसिस पे अगर मैं एनिमल्स को डिवाइड करूं तो मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट ग्रुप विल बी दी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और सेकंड ग्रुप मेरा होगा दैट इज दी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और आपको इनका नेम ही बता रहा है, डिप्लो मीन्स 2, ब्लास्टिक मीन्स जर्म लेयर्स के बारे में बात हो रही है। तो डिप्लो मीन्स 2 और ब्लास्टिक वर्ड आया है ब्लास्ट से। ब्लास्ट कोई भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जिससे कोई चीज बन रही है, तो ब्लास्टिक का मतलब क्या हो गई? जर्म लेयर्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या प्रेजेंट है, जिनकी बॉडी बनी है ओनली 2 जर्म लेयर्स, तो 2 जर्म लेयर से उनके सारे ऑर्गन्स या बॉडी डेवलप हुई है, ओनली 2 जर्म लेयर। और वो 2 जर्म लेयर कौन सी होंगी? वो 2 जर्म लेयर होंगी बेटा, वो 2 जर्म लेयर होंगी, एक एक्टो और एक होगी एंडोडर्म। ये डायग्राम बनाया हुआ आपके लिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या है देखो, बाहर वाली बेटा ये पर्पल देखो, ये जो पर्पल कलर की है, ये पर्पल कलर की क्या है हमारे पास? दिस इज दी एक्टोडर्म। ये जो अंदर ग्रे कलर की है, दिस इज दी एंडोडर्म। एंडोडर्म कैसी है? इट इज ग्रे कलर वाला जो स्ट्रक्चर अंदर पड़ा हुआ है। जो बाहर पर्पल वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या हो गई? एक्टोडर्म। मीजोडर्म का है मैम? जहां मीजोडर्म होनी चाहिए थी, ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर दिखाया ना, खाली पड़ा है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर हम अपना डायग्राम बनाए, एक्टो है, एंडो है, बीच में क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? दिस इज एक्टो। ये क्या है? दिस इज एंडो। सॉरी। और जहां पे मीजोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए थी, बीच में मीजोडर्म इज एब्सेंट। मीजोडर्म की जगह क्या पड़ा हुआ है? एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है यहाँ पे? ये क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस। कैसा है ये जेली लाइक सब्सटेंस? इसको हम क्या बोलते हैं? जिस जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज दी मीजोग्लिया। मीजोग्लिया कैसा होता है? इट इज नॉन सेल्यूलर, इसमें कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। किस चीज का बना हुआ? फिर मैम ये जेली लाइक है, लेकिन बना भी तो होगा किसी चीज का। हाँ जी, ये बना हुआ है बेटा किसका? कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स नहीं है, नॉन सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो मीजोडर्म क्या है यहाँ पे? मीजोडर्म एब्सेंट, तीसरी जर्म लेयर यहाँ पे एब्सेंट है। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। कौन होते हैं मैम इतने पुराने, इतने प्रिमिटिव? कौन है? लिखोगे? चलो लिखो। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? रिकॉल करो, अगर किसी ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? वो है हमारे पास बेटा, स्पॉन्जिस की तो बात ही छोड़ दो, नाइडेरिया है हमारे पास, स्टीनोफोरा है हमारे पास, लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज में पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। तो आप 2 का यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए। कहाँ पे लिखूं? एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसका यहीं पे। एग्जाम्पल किस किस में होते हैं, कौन कौन होते हैं डिप्लोब्लास्टिक? हमारे पास पोरीफेरा भी, चलो लिख ही लीजिए, पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव तो आ जाएगा टर्म पे भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इन चीजों से आता है, एग्जाम्पल से, किसमें कौन सी जर्म लेयर प्रेजेंट है। अब आ जाइए बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मीन्स 3, ब्लास्टो मीन्स जर्म लेयर्स। तो ऑल 3 जर्म लेयर प्रेजेंट। क्या है? ऑल 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट। कौन सी 3 जर्म लेयर? सबसे पहली आ जाती है एक्टोडर्म, फिर आ जाएगी बीच में मीजोडर्म, और सबसे अंदर आ जाती है दैट इज एंडोडर्म। तो सबसे बाहर देखो,
सबसे बाहर ये पर्पल कलर की, पर्पल कलर हमने किसके लिए बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने, एक्टोडर्म को शो करने के लिए। ये जो पिंक कलर यहाँ पे, इस पिंक कलर को हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये क्या है, ये मीजोडर्म नहीं है, ये क्या है, दिस इज मीजोग्लिया। कोई सेल दिखाई दे रही है इसमें, कोई सेल नहीं है, प्लेन फ्लूइड लाइक जेली लाइक बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस पिंक वाले पोर्शन में हमें क्या दिखाई दे रही है, सेल्स दिख रही है ना। सेल्स कहाँ पे है, सेल्स ये देखो, ये सब सेल्स ही तो है, ये पिंक कलर। तो ये क्या बन गई हमारी, मीजोडर्म। और ये जो सबसे अंदर वाली सबसे इंटरनल है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एंडोडर्म। तो यहाँ पे तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, ये देखो, एक्टो भी है, एंडो भी है, और बीच में हमारे पास मीजोडर्म भी प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म को दिखाने का क्या सबसे अच्छा तरीका है, दिखाएं, जो हमें आगे भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये है एक्टो, ये है एंडो, और बीच में क्या प्रेजेंट है, ये है मीजो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और इनके एग्जाम्पल में बेटा लिख लीजिए, कहाँ पे, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन थे जिनके पास तीनों जर्म लेयर थी, वो थे बेटा हमारे पास प्लेटी। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का नाम नेम बताओ, प्लेटी हेलमिंथ थे। तो प्लेटी हेलमिंथ से लेकर अप टू दी कॉर्डेट्स सबके पास क्या प्रेजेंट है, ऑल दी थ्री जर्म लेयर्स। तो डिप्लोब्लास्टिक कहां तक है, अप टू दी टीनोफोरा तक। समझ में आ गया। तो ऐसे हमने ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वन बाय वन हमें कवर अप करना है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया हमने, सिमेट्री पढ़ ली हमने, जर्म लेयर्स की बात कर ली। अब आगे वाले लेक्चर्स में बेटा वी विल टेक अप ऑल दीज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।